हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की बूस्टअप सीरीज की शुरुआत, जिसमें हम क्या देखेंगे सर हम देखेंगे एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चन किसके, बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास में। नहीं, हाँ जी सर शुरू करिए। ये देखिएगा फिर से जी वही बात, नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आपको नोट्स चाहिए किसी भी तरीके का तो वहां सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी और नोट्स भी मिल जाएंगे। कोई इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप कर लीजिए। नहीं, हाँ जी सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिए क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट क्या है जी? कह रहा है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन। बिल्कुल सही सर। MIRR जो है वो री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन पर बेस्ड है। क्या कि सर पहले इन्वेस्ट किया, उससे कुछ रिटर्न मिला, तो जो वो रिटर्न मिल रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा है? वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में वैल्यू एडिशन की ही तो बात होती है। तो सर ये तो क्या हो गया, ये गलत हो गया जी। तो पहला क्या था? पहला हो गया था आपका जी सही और दूसरा हो गया गलत, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड नंबर। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज मेजर बाय। देखिए जी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसका ऑब्जेक्टिव है सर? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं, जिसमें हम क्या एक देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है, और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसमें वेल्थ की बात की जाती है। नहीं, हाँ जी सर। तो इसका क्या मेजर किससे मेजर किया जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट की। अभी का वैल्यू क्या है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट को देखते हुए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जी थर्ड। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड। कोई एक थ्योरी है उसका, उसके बारे में बोला गया किसकी? डिविडेंड की। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड द फर्म शुड फॉलो इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स and paying out dividends if and only if fund are अवेलेबल। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है पॉजिटिव एनपीवी देखने के बाद, और उसके बाद क्या पेइंग तब डिविडेंड पे करता है जब उसके पास ये सब सारा चीज करने के बाद पैसा यानी कि फंड हो, तभी डिविडेंड पे करेगा, नहीं तो नहीं पे करेगा। कौन सा थ्योरी है सर? सर ये थ्योरी रेसिडुअल थ्योरी लग रहा है सर। सही बोल रहे हो? हाँ जी सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल थ्योरी क्या कहती है? रेसिडुअल थ्योरी कहती है, बोलती है भाई साहब ये कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग को पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। किसमें कर रहे हैं? पहले किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लें, फिर कुछ बचा तो फिर डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो पहले कहां करना है जी? पहले आपको किसी ना किसी जो रिटेन अर्निंग बन रहा है बच रहा है उसको हमको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद कहां करना है? उसके बाद अगर कुछ पैसा फिर भी बच जाता है, फंड बच जाते हैं, तो हमें क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जी। किसको? डिविडेंड को। चलिए जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बता दिया मैंने, बताया ना। ये देखिए रेसिडुअल थ्योरी 4 नंबर है ना। अब आ जाइए जी, चलते हैं मैच द कॉलम में। क्या कह रहा है? कह रहा है मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2 है ना। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। देखिए क्या बोलता है, कुछ रिस्क दिए हुए हैं और रिस्क के डेफिनेशन दिए हुए हैं। पढ़िए एक एक करके, समझ में आ जाएगा। कह रहा है मार्केट रिस्क क्या होता है सर? मार्केट देखिए पहला वाला है क्या? कह रहा है एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद द which a firm conducts its operation within the broader environment imposed upon it। नहीं, ये तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखिए कह रहा है arises due to the change in the operating conditions caused by the conditions thrust upon the firm which are beyond its control। एक चीज याद आ रहा है सर, beyond its control मतलब फर्म के कंट्रोल से बाहर है कोई भी चीज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्क बोलते हैं। तो ये तो मिल गया सर एक। देखिए थर्ड का 2 मिल गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है? मार्केट रिस्क अभी भी नहीं मिला, इसको सर्च करते हैं। कहता है वेरिएशंस इन प्राइस स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। किसमें वेरिएशन है जी? प्राइस में। तो मार्केट की वजह से क्या होगा? प्राइस में होगा। तो ये हो गया जी आंसर आपका ए का थर्ड। अब चलिए जी चलते हैं फाइनेंशियल रिस्क में। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है देखते हैं, फिर से पढ़ें। कह रहा है एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। हाँ यही तो है सर फाइनेंशियल, जहां डेट और इक्विटी को लेकर हमको इशू होता है, फाइनेंशियल रिस्क यहीं पे अराइज होती है। तो ये हो गया जी 4। अब जो बच गया क्या?
इंटरनल रिस्क। वो क्या है, वो कह रहा है एसोसिएटेड विद इन द एफिशिएंसी व्हिच अ फर्म कंडक्ट्स, मतलब फर्म के अंडर की चीजें, इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन में, मतलब फर्म के अंडर की चीजें जो ब्रॉडर एनवायरनमेंट नहीं जाता है, आपका अपने एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि अपने फर्म के अंदर जो रिस्क हो जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्क। तो क्या हो जाएगा जिसका आंसर, आइए देखते हैं सर क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में सर 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा जी थर्ड, तो ए 1 का थर्ड 2 में है। फिर देखते हैं बी, यानी कि बी का क्या हो जाएगा 4, तो 1 का थर्ड बी का 4, यानी कि सेकंड नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी नेक्स्ट चले, हाँ जी सर नेक्स्ट चलिए। आइए क्या कह रहा है, पकिंग ऑर्डर थ्योरी, कह रहा है पकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ asymmetric information between manager and इन्वेस्टर्स। लीजिए जी ये हो गया खत्म। अब आ जाइए जी 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स दैट इज स्टेजेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग इन करंट सीक्वेंस। अच्छा कैपिटल ऑफ बस्टिंग का प्रोसेस दिया हुआ है जी, आइए एक एक करके पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ सही बात है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को तो तलाशते हैं, उस बेसिस पर टेक्निक्स हम लोग पढ़ते हैं कि भाई किस टेक्निक के थ्रू अच्छा हमको रिजल्ट मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है असेंबलिंग ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ अब उस बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे उसमें से असेंबल करना कुछ को, तो ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड में क्या है, उसके बाद हम क्या लेंगे, डिसीजन मेकिंग लेंगे, है ना, कि भाई अब हमको इसमें करना है कि इसमें करना है। और लास्ट सॉरी फोर्थ में क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे जी प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग, बजट और प्रिपरेशन की भाई टेक्निक्स लगाते हैं यहीं पे, है ना। और लास्ट में हम करेंगे जी क्या, इंप्लीमेंटेशन। तो क्या हो जाएगा ए बी सी ई और डी किसमें है जी 4 में। ये लीजिए आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए जी नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर क्या कह रहा है, डैश इज अ परसेंटेज डिस्काउंट रेट यूज्ड इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स व्हिच ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट क्या एंड इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लोज इनटू इक्वली, है ना, इक्वली लेके आ रहा है। तो कौन सा है सर, इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना सर। हाँ जी सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट क्या है जी, फॉल्स दिया हुआ है। आइए पहला देखते हैं, कहता है कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट ऑफ फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। बिल्कुल सही, इसमें गलत कहाँ है सर, ये तो गलत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, जीडीआर इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इशूड बाय यूएस बैंक। ऐसा है क्या, नहीं सर जीडीआर नहीं है, इसके लिए एडीआर है यूएस बैंक के लिए। एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और ये क्या है, ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सर ये तो अमेरिका को छोड़कर बाकी अदर देशों के लिए, तो सर क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा सर। तो यही तो है आंसर इसका, ये देखिए ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सही इसके लिए, लेकिन लिखा हुआ क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए जी नेक्स्ट चलें। ये देखिए मैंने लिख रखा है एडीआर फॉर यूएस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अब आगे चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल चलते हैं। ये देखिए आ जाइए, कहता था बेसिक प्रीमाइस ऑफ एमएम अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। देखिए जी एमएम अप्रोच का एजम्पशन दिया गया है, तो आइए पहले एजम्पशन देख लेते हैं, फिर इसको फाइंड आउट करने में मजा आएगा। नहीं आइए जी ये देखिए एजम्पशंस कह रहा क्या क्या एजम्पशन होते हैं जी, कहता है देयर आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, रैशनली बिहेव करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज अवेलेबल टू विदाउट टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कंपनी के बारे में। कह रहा है देयर आर नो फ्लोटेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं होता है। नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, कहता है देयर आर आइदर नो टैक्सेस और देयर आर नो डिफरेंस इन टैक्स रेट एप्लीकेबल टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। और क्या कह द फर्म हैज अ रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू फ्यूचर ऑफ द फर्म। क्या बोल रहा है, अब बाद में इस एजम्पशन को हटा भी दिया गया है ना। तो ये आपके ऊपर वाले क्या थे, एजम्पशन थे। आइए देखते हैं अब इसका क्या आपका आंसर होगा। तो पहला क्या है, असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, नहीं सर ये तो नहीं था, तो ए वाला पहले हटा दीजिए।
नहीं, क्योंकि यहाँ एसिमेट्रिकल की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन बैठ जाएगा, 1 और 2। अब आ जाइए क्या, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट। हाँ सर, ये था एफिशिएंट कैपिटल मार्केट भी था, इन्वेस्टर बिहेव रेशनली ये भी था। तो बी और सी दोनों में चाहिए, बी और सी कहाँ है, यानी कि थर्ड नंबर में। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड। वैसे आगे भी देख लीजिए, डी में क्या है, डाइवर्स बिजनेस रिस्क प्रोफाइल, ऐसा तो नहीं था, डाइवर्स बिजनेस ये रिस्क प्रोफाइल नहीं था। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, हाँ ये था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा, बी, सी और ई। नेक्स्ट चलें सर, हाँ सर चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिएगा 4 सिचुएशन दिए हुए थी, ये चारों सिचुएशंस में आपको ये चेक करना है कि कहां पे हमको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है सोचने की जरूरत है, इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। हमारे पास 4 सिचुएशन है, चारों में देखते हैं कहां कहां पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो पहला क्या है जी, पहला ओवर लिवरेज्ड बिजनेस। भाई साहब ओवर लिवरेज बिजनेस है, वहां आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या, ओवर लिवरेज मतलब बहुत ज्यादा डेट है जिसके पास, जिसके बहुत लोन ही लोन ले रखा है। तो मुझे बताइए कि ओवर लिवरेज बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहां रिस्क है कि नहीं, सर बहुत रिस्क है। तो रिस्क है तो यहाँ इवेल्युएट करने की जरूरत है कि नहीं है, हाँ सर यहाँ इवेल्युएट करने की जरूरत है। तो पहला तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, पहला नंबर। नहीं, दूसरा क्या है सर, कैश रिच बिजनेस। आप देखिए कैश रिच बिजनेस है, ऑलरेडी है, तो यहां कम इवेल्युएट करेंगे, यहां भी इवेल्युएट करना है लेकिन कम। तो इसके कंपैरिजन में क्या, कैश रिच बिजनेस में एकदम नहीं इवेल्युएट करने के बराबर ही हो गया। फिर क्या है, थर्ड में क्या है, अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। अब देखिए जब मार्केट कंडीशन ही सर्टेन नहीं है तो हमको यहाँ इवेल्युएट करने की जरूरत है कि नहीं है, सर है। तो ए और सी ये हो गया। डी देखते हैं क्या बोलता है, स्टेबल मार्केट कंडीशन। अब भाई साहब जहां मार्केट स्टेबिलिटी है वहां क्यों चेक करना, तो वहां इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी, यानी कि क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। अब देखिएगा पेबैक पीरियड क्या कहता है, पेबैक पीरियड कहता है पेबैक पीरियड मेथड कैपिटल बजटिंग का डिसीजन का वो टेक्निक है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका रिटर्न कितने टाइम में वापस आएगा, मतलब उसका पेबैक पीरियड क्या होगा। देखिए जी पेबैक पीरियड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड इज कंपलसरी, मतलब जितना जल्दी से जल्दी आपका पैसा रिटर्न आ जाए उतना क्या होगा, बेनिफिट होगा, इसीलिए पेबैक पीरियड को यूज किया जाता है। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइसेस इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पकिंग ऑर्डर थ्योरी। पकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोल रहा है भाई साहब, इसका सीक्वेंसिंग है, कैसे हम करेंगे फाइनेंस को, क्या कैसे कैसे चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, हम चूज करेंगे जी अपनी जो री इन्वेस्टमेंट की अर्निंग्स है उसको चूज करेंगे। फिर हम डेट में जाएंगे किसी तरह के, और तब जाके फाइनली अगर उससे भी नहीं होगा तब जाके इक्विटी को हम चूज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी, यानी कि सेकंड। ये लीजिए ये हो गया जी इसका आंसर। अब चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसीडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। सर ये जब बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना सर तो वहां पे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या है, इसमें तीनों होता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। नहीं, हाँ जी सर, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इज 4। आइए कह रहा था शट डाउन रेफर्स टू कंप्लीट इसेशन और क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कोई बिजनेस जो है वो शट डाउन हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा चीज आएगा। तो पहला देखिए कह रहा नो बाइंग और सेलिंग, हाँ जब बिजनेस ही बंद तो कहां से परचेजिंग और सेलिंग होगा, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। नो मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही, बिजनेस बंद तो नो मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नहीं सर ये होगा क्या, नहीं सर बिजनेस बंद होने का मतलब बिजनेस को शिफ्ट करना नहीं होता है, बिजनेस बंद मतलब बंद। तो थर्ड नंबर हटा दीजिए, थर्ड नंबर गलत हो गया, ये गलत। तो थर्ड किसमें है सर, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर। ये देखिए आपका आंसर ऐसे निकल गया। अब क्या कह रहा है 4 नंबर पढ़ लीजिए, कह रहा है एसेट्स टू बी सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, क्या इसकी भी जरूरत है, नहीं सर ये भी नहीं है। तो अब क्या, हाँ सर ये तो है, क्यों नहीं, एसेट टू बी सोल्ड जो बेच दिए और डिस्पोज कर दिए तो उस आइटम के बारे में हम क्या फर्क पड़ता है उससे, हाँ तो ये तो क्या होगा, ये होगा सर। और रिटर्निंग कैपिटल टू ऑनर्स, ये भी क्या होगा, ये भी शट डाउन का पहचान है, तो ये होगा, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 1। आइए जी
14 नंबर में चलते हैं, क्या बोल रहा है 14 नंबर, कहता है मैच द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग विद देयर रिस्पेक्टिव फार्मूला। देखिए जी कैपिटल बजटिंग का मेथड दिया हुआ है और उसके फार्मूला दिए हुए हैं, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है एआरआर किसका है सर, एआरआर जो है वो क्या है, एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। पेबैक पीरियड किसका है, पेबैक पीरियड होता है जी ये इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश। एनपीवी किसका है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स किसको ये है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। देखिए जी ए का थर्ड कहाँ है, 2 है, फिर बी का क्या, बी का 4, तो ए का थर्ड बी का 4, ऑप्शन क्या है सेकंड, ये हो गया जी आपका आंसर। आइए जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, आइए देखते हैं। कह रहा था पेबैक पीरियड मेथड कंसीडर्स ऑल कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट। नहीं सर, पेबैक पीरियड कभी भी ऑल कैश फ्लोज को नहीं देखता, वो उतना ही देखता है जितना तक उसका रिटर्न आ जाए। अगर पैसा वापस आ गया उसके बाद उसके वो कंसीडर नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी गलत। तो पहला किसमें 1 2, ये तो गलत हो गया, ये तो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, कह रहा था पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं, हाँ सर यही तो कहता है, वही मैं बोल रहा हूँ, कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा किसको कंसर्न दे रहा है, रिकवरी को, तो ये तो हो गया सर। अब चलिए नेक्स्ट, कह रहा था नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। हाँ सर यही तो कह रहा है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करता है, वैल्यू एडिशन की बात कौन करता है, एनपीवी करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। देखिए फोर्थ में देखते हैं क्या है, कहता है एआरआर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इनकॉर्पोरेट रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एआरआर नहीं सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ये नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा जी थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है सॉरी, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है वो करेक्ट है। आइए जी देखते हैं, कह रहा विद डिविडेंड पे आउट रेशियो रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग्स which distributed among equity shareholders of the company। बिल्कुल सही कह रहा है, डिविडेंड पेड आउट यही तो होता है कि जितना हमको क्या करना है, शेयर होल्डर्स को देना है। कह रहा दूसरा क्या है, बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट इज गिवन बाय गॉर्डन मॉडल। हाँ सर, बर्ड इन हैंड थ्योरी भी गॉर्डन मॉडल ही दिया है, इसी को तो बोलते हैं सर। हाँ जी सर। उसके बाद क्या है, एमएम मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट इज वेरी रिलेवेंट वैल्यू फॉर दी फर्म। क्या बात कर रहे हो, एमएम मॉडल ने बोला इररिलेवेंट है, एमएम मॉडल, तो सर ये क्या, ये तो गलत हो जाएगा सर, थर्ड गलत हो जाएगा। फिर क्या, वॉल्टर मॉडल क्या बोल रहा है, पूरा वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट द डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द। क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या है, ये रिलेवेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 1 एंड ए एंड बी, फर्स्ट नंबर। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी देखिएगा, कह रहा है पहला क्या, नेट इनकम अप्रोच है, मतलब इधर कुछ अप्रोचेस दिए गए हैं और इधर क्या कुछ लिस्ट टू दिया गया, आइए मिलाते हैं। कहता है एनआई अप्रोच, एनआई अप्रोच क्या है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है सर, ये तो मिल गया। गॉर्डन मॉडल क्या है सर, डिविडेंड थ्योरी है सर, मिल गया। आईआरआर क्या है सर, आईआरआर कैपिटल बेस्टिंग का टेक्निक है सर, ये थर्ड नंबर। और रीऑर्डर लेवल क्या है सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड और बी का 4, फर्स्ट का थर्ड बी, अच्छा ये बी पे भी आ गया। सी का फिर देखिए, सी का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सी का 2, हाँ 1 नहीं, सॉरी इंटरनल डेट कैपिटल वेस्टिंग का है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा जी 2। ये देखिए ये ऑप्शन हो गया। हाँ जी चलिए, अब क्या, अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर द लेसी हैविंग। क्या सेल और लीज बैक क्यों करता है, सबसे पहले सर सेल और लीज बैक होता क्या है सर, सेल और लीज बैक एक अरेंजमेंट है जहां पे आप क्या करते हैं, आप पहले सेल कर देते हैं अपनी एसेट को और फिर उसको तुरंत परचेज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, पैसों की कमी हो जाती है, इसलिए आप अपने एसेट्स को परचेज करके फिर आप क्या करते हैं, आप उसी को अपने एसेट्स को सेल करके फिर क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं रेंट पे, उसको बोलते हैं क्या, आपका लीज बैक, लीज कर लेना। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है जी लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से। आइए जी आंसर क्या हो गया 1। चलिए अब क्या है, अब है जी 19 में क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। कहता है अकॉर्डिंग टू द एनआई अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। बिल्कुल सही बात है,
यही तो बात करता है नहीं एनआई अप्रोच। कह रहा अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। सर इसी की बात तो यही तो एक्सप्लेन कर रहा है दोनों। तो क्या है ये क्या है सर, ए और आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि सर ये थ्योरी कहती है क्या कि डेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कम होगा, और उससे क्या होगी, वैल्यू ऑफ फर्म मेरी इंक्रीज होगी। और उसके बाद क्या सर, डेट को अगर हम कम यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी क्या होगी, बढ़ेगी, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो ये कहा कि अ फर्म चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो टोटल वैल्यू और ओवरऑल कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज, यानी कि डेट के बढ़ने और घटने की वजह से फर्म की वैल्यू में क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं सर, कैपिटल स्ट्रक्चर किसका, एनआई अप्रोच, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 1। अब चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन। अब देखिए सर, रिस्क और रिटर्न का सबसे बड़े एनालिसिस करने का टेक्निक है जी CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये जी ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट सर, इसका यही होगा, ये 2 नहीं 1 होगा इसका, है ना, इसको 1 कर लीजिएगा, आंसर आपको दिख रहा होगा, ये 1 हो जाएगा। CAPM है सर रिस्क को ये करने के लिए, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 1। हाँ जी चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। 21 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स या इज फॉल्स। पहला क्या है, पहला क्या कहता है कैपिटल प्रॉफिट कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। क्या बात कर रहे हो सर, ये हो सकता है कभी कभी केस में। तो दूसरा क्या कह रहा है, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। क्या बात कर रहे हो सर, पोजीशन के फर्म को तो एकदम करता ही है, क्यों नहीं इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करता है सर। कह रहा है एवरी कंपनी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ लो डिविडेंड पेमेंट। ऐसा कहां लिखा हुआ कि सर हमको लो डिविडेंड ही देना है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जितना तो कंपनी अगर अच्छा करेगी तो अच्छा डिविडेंड देगी, नहीं। हाँ जी सर, तो ये भी गलत। कह रहा वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बोलता है कि फर्क पड़ता है मार्केट में, है ना, डिविडेंड पे या ना करने से मार्केट की वैल्यू पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं, तो ये क्या है, ये चारों का चारों गलत है, आंसर हो जाएगा जी 2। चलिए अब देखिएगा जी डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा मैंने करी है कि वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है सर ये रिलेवेंट अप्रोच है, मतलब कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने या ना करने से मार्केट वैल्यू पे क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। और एमएम अप्रोच क्या कहता है, इररिलेवेंट, कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने या ना करने का मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा जी अर्निंग पे, है ना। तो ये था जी छोटा सा, आप देखिए बाकी डिटेल हम लोग फाइनेंस की क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो आंसर आपका हो जाएगा जो उसका 2 टोटल 1 2 3 4 चारों का चारों गलत था। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। सही है या गलत आपको चेक करना है। क्या कह रहा है, कह रहा है जी ए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर इन अ फॉरेन कंपनी। बिल्कुल सही सर, जीडीआर यही है, बैंक सर्टिफिकेट ही, और क्या अलग अलग कंट्री के लिए है, अमेरिका को छोड़कर नहीं। हाँ जी सर, तो कह रहा है जीडीआर इज अ वेरी सिमिलर टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। बिल्कुल सही सर, बहुत सिमिलर है। जीडीआर ग्लोबल कंट्रीज के लिए, सारे देश के लिए, और एडीआर किसके लिए, यूएस मार्केट के लिए। जी सर बिल्कुल। कह रहा है जीडीआर आर रेफर टू एडीआर व्हेन प्राइवेट मार्केट आर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूरोस। बिल्कुल सही सर, ये भी क्या है, ये भी सही है। तो आंसर कर जाएगा इसका हो जाएगा 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आइए जी देखिए जीडीआर और एडीआर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एडीआर क्या है, एडीआर ओनली नेगोशिएबल है कहां, यूएस में, और जीडीआर ओनली नेगोशिएबल कहां है, ग्लोबल लेवल पे। कहता है डील्स विद अ सिंगल करेंसी दैट इज यूएसडी और डील्स विद अ मल्टीपल करेंसीज, है ना। फिर क्या कह रहा है, ट्रेडेड ओवर न्यूयॉर्क स्टॉक, है ना, ये कहां आएगा, एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक में, है ना। और ट्रेडेड ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, कहां, लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एंड द फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, यहां भी। कहता है कॉस्ट इज हायर एंड लीगल लायबिलिटी इज मोर। यहां जीडीआर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉस्ट इज कंपैरेटिव लेस देन द एडीआर। चलिए अनलायबिलिटी इज लेस, ये हो गया जी जीडीआर और एडीआर के बारे में डिस्कशन। अब चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, कौन सा,
पहला क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल सही सर, इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी होगी तो हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं, एकदम सही पॉइंट है। दूसरा क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो फॉर ए ग्रोथ फर्म इज 100%, वो भी ग्रोथ फर्म के लिए नहीं सर, ये तो गलत है सर। वॉल्टर ने बोला था भाई साहब जब फर्म ग्रोथ पे होगा तो हमारा पे आउट रेशियो क्या होगा, 0% होगा। आप इस समझो ना, आपकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत ये कर रही है, तो फिर आप क्यों पे करोगे ये चीज, भाई बोलेगा हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, नया बिजनेस बढ़ाते हैं, है ना। तो वो भी ये भी क्या कह रहा है, बोल रहा भाई साहब हम ग्रोथ फर्म को 100% डिविडेंड नहीं देना चाहिए, पे आउट रेशियो नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0%। तो ये क्या है, ये जी यही हो गया जी आपका गलत, और यही हो गया आपका जी आंसर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद 24 नंबर क्या हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैपिटल बस्टिंग एज्यूम दैट कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टमेंट एट द प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न। ये किसका है सर, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है। हाँ जी सर, आइए नेक्स्ट चलें। कह रहा प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द रेशियो प्रेजेंट कैश इनफ्लोज टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, है ना। इसी की बात करता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बोल रहा था ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, यही तो इसका फॉर्मूला था। हाँ जी सर, यही था। अब चलिए जी चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए उसको, कह रहा सपोज दैट अ फर्म हैज 20% डेट और 80% इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट लिया है, 20% डेट है और 80% क्या है, इक्विटी है, यानी कि 2:8 का रेशियो है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, इसको अगर परसेंट में खत्म करेंगे तो 0.2.8 आ जाएगा, बिल्कुल सही सर। कह रहा था कॉस्ट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर अज्यूम्ड टू 10% एंड द ऑफ कैपिटल 15% रिस्पेक्टिवली। कितना डेट और इक्विटी का जो ये है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 10 और 15% है। व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए बनाया, डेट कितना परसेंट था जी, 20%, इक्विटी कितना था जी 80%, तो 80% को ये में किया पॉइंट में 0.2.8 आ गया। कॉस्ट ऑफ डेट कितना 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 15%। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है जी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू केडी इंटू डब्ल्यूडी प्लस के इंटू डब्ल्यूई। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना था, कॉस्ट ऑफ डेट 10% और डेट कितना 0.2 प्लस कर देना है आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। ये उल्टा लिखा गया, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये देखिए ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 15 और ये हो जाएगा जी 0.8 और ये क्या हो गया, ये हो गया जी आपका 12 और प्लस 2 यानी कि 14% क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर हो जाएगा जी डी, है ना, यानी कि 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट में चलें। हाँ सर चलते हैं, या ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये किसकी बात की है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर रवि कॉर्पोरेशन। ईपीएस कितना दिया हुआ है, 4 रुपया, अर्निंग पर शेयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इन्वेस्ट ये इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपका 18%, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स कितना है 50%, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल इफ द पे आउट रेशियो इज 40%। देखिएगा जी इस वॉल्टर मॉडल का जो फॉर्मूला है प्रेफरेंस के लिए, बोलता है डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इनटू आर डिवाइडेड बाय के होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब डीपीएस क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, और रेट आर क्या है, रेट, और के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आइए के दिया हुआ है 15%, रेट दिया हुआ है 18%, डीपीएस कितना निकल जाएगा, डीपीएस ईपीएस इनटू क्या है रेशियो, कौन सा कहां गया आपका 40% क्या है जी, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कितना है, पे आउट रेशियो 40%, तो 4 का 40% यानी 1.6, ये क्या निकल गया डीपीएस। अब आ जाइए फॉर्मूला में बैठाते हैं इसको, डीपीएस कितना हो गया, डीपीएस आपका है जी 1.6, आपका ईपीएस कितना है 4 में 1.6 गया, ये आर कितना 18% है ना, 18 को मैंने यहाँ काट दिया इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये 18 है, 18 को और 15 को तो काटने के बाद क्या हुआ 6/5 आ जाइए नीचे 0.15 है ना, क्योंकि क्या था कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15। अब देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा 29.8666, इसको हम करेंगे 29.87। अब ये इसका आंसर क्या है सर, आंसर क्या है जी 1, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 1। ये देखिएगा ये हो जाएगा जी 1। इजी है, हाँ जी सर बहुत इजी है, फॉर्मूला पे सारा बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखते हैं एक बार, नहीं ये देखिएगा। हाँ अब देखिएगा
क्या बोल रहा है सर अ कंपनी रेजेस, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको, नहीं, हाँ जी सर थोड़ा मैनेज करते हैं। कह रहा है अ कंपनी रेजेस 1 लाख बाय इशू 1000 क्या शेयर 10% डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 2% redeemable after 10 years. If the corporate tax is 40%, what would be the cost of capital? देखिए सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, इसका डेट का नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहा है इसने। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेट का सर? होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस क्या रियलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रियलाइज्ड वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय 2 into 100। ये देखिएगा जी, तो एक एक करके पहले हम समझेंगे कि रियलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं। रियलाइज्ड वैल्यू कितना है सर? रियलाइज्ड वैल्यू सर 1 लाख रुपया। देखिए पहला वाला निकल गया आपका रियलाइज्ड वैल्यू। दूसरा क्या निकालना है सर? हमें नेट प्रोसीडिंग निकालना है। तो रियलाइज्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपया दिया हुआ है। अब उस 1 लाख रुपया का कितना परसेंट डिस्काउंट मिला था? 2%। तो 2% डिस्काउंट था, यानी कि 1 लाख का आपका 2% 2000 रुपया हो गया। तो नेट प्रोसीडिंग कितना आ गया सर? नेट प्रोसीडिंग आ गया जी 98,000। अब क्या है? इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 लाख का आपका क्या था? ये 1 लाख का आपका ये था, ये आपका जी देखिए 1 लाख रुपीस का क्या था? कंपनी रेज किया था। अब क्या? अब नीचे क्या दिया हुआ है सर? 10% इसका रेट दिया हुआ है। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इसका इंटरेस्ट आ जाएगा जी 10,000 रुपया। टैक्स रेट आपका 40% दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 साल दिया हुआ। आइए अब क्वेश्चंस को बनाते हैं। कह रहा है देखिएगा 10,000 रुपया क्या था? इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट बैठा दिया, इंटरेस्ट माइनस टैक्स की जगह 1 माइनस 0.4 बैठा दिया, फिर सबको पुट कर दिया वैल्यू। जैसे रियलाइज वैल्यू 1 लाख रुपया था, नेट प्रोसीडिंग 98,000 था, 10 क्या था ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स 10 था, इंटू 100 क्या डिवाइडेड बाई आपका रियलाइज वैल्यू 1 लाख प्लस 98,000 क्या था? नेट प्रोसीडिंग डिवाइड बाई 2 किया। तो देखिए ये पुट वैल्यू किया, पुट करने के बाद वैल्यू जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6.18%। ये हुआ जी आपका कितना, कौन सा क्वेश्चन? 6.18 कितना था? थर्ड नंबर। आंसर इज थर्ड नंबर। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं 29 क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन कह रहा है जी इफ द रिस्क सॉरी यार क्या बोल रहा हूं, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न RF is 6%, beta value is B and B is 1.5 and the market rate of return is 10%, then the expected rate of return is, क्या बोल रहा है? expected rate of return पूछा है, तो मतलब cost of equity बोल रहा है कि भाई साहब कितना होगा। तो RF क्या हुआ आपका? देखिए कितना दिया हुआ? 6%, बीटा दिया हुआ क्या? 1.5। फॉर्मूला देख लिया, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, इसी फॉर्मूले पे पुट कर दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा जी 12%। चलिए जी नेक्स्ट आगे क्या? नेक्स्ट है जी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कंपनी इशूज 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, है ना? किसी क्या इशू किया है? 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। द फेस वैल्यू पर शेयर 100 रुपया बट इशू प्राइस 95। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। अब देखिएगा नेट प्रॉफिट तो 95 ऑलरेडी दिया हुआ है, डिविडेंड निकालना है 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज और इनटू 100। यही देखिए, अब इसको ये कर लीजिएगा, आंसर क्या देगा? 10.52 यानी कि ऑलमोस्ट 4। ये लीजिए जी, आपके खत्म हो गए सारे एमसीक्यूज बिजनेस फाइनेंस के। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें देखकर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? आपकी बूस्टअप, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और बूस्टअप हो गई होगी, है ना? और भी मिलते हैं आपके अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना? जय हिंद, जय भारत।